अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का, A2 की क्लास में हमारे। देखते हैं आज हम इसमें कहाँ तक पहुँच सकते हैं। फ़र्ज़ कीजिए सर, हम बात कर रहे हैं, आज का टॉपिक जो है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है सर। टॉपिक का नाम है सर हमारे लिए बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। मैं सर जस्ट बजटिंग वर्ड लिख के स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन पूरा नाम आपको साथ साथ बता रहा हूँ। बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल के नाम से सर ये हमारा टॉपिक है K2 का। ये हमारा थर्ड टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटिंग का। हम पहले कॉस्ट अकाउंटिंग को कंप्लीटली ख़त्म करना है। सबसे पहले तो अरीब, मैं इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊं। सबसे पहले हमजा, मैं इसके अंदर एक ज़हीर एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊं। बजटिंग का मतलब होता है सर, बजटिंग बेसिकली कंप्लीटली सर किस पे बेस करती है सर? एस्टिमेशंस पे। हम हर चीज़ को फोरकास्ट करते हैं, तो हम एक और वर्ड भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। वो क्या है? वो है सर फोरकास्टिंग। तो फोरकास्टिंग भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि इसमें साथ साथ चलता रहेगा। ये ऐसा डाटा है जो कि एक एस्टिमेटेड डाटा है, राइट? अब ज़रा गौर से सुनना हमजा। हमजा, कभी भी ना दुनिया में आप कभी भी किसी चीज़ को एस्टिमेट करें तो पहले रेवेन्यू एस्टिमेट करेंगे या पहले कॉस्ट एस्टिमेट करेंगे? हाँ, अब ये ज़रा ये इस पे एक डिबेट है। देखो, अच्छा बच्चा भी ये जवाब देता है पहले मैं कॉस्ट एस्टिमेट करूंगा। मैं कॉस्ट क्यों एस्टिमेट करूंगा? मैं अगर एक कैंपस खोलूंगा तो मैं पहले क्या ये सोचूंगा कि कैंपस में कितने बच्चे होंगे, या मैं पहले ये सोच लूंगा कैंपस का किराया क्या होगा? नहीं नहीं, पहले मैं ये सोचूंगा कैंपस में बच्चे कितने होंगे, उसी हिसाब से मैं उसका किराया दूंगा। अगर फर्ज करो मैं कहूँगा कैंपस 5,000 बच्चों का होगा तो उसका किराया ज़्यादा होगा, तो उसी हिसाब से उसके खर्चे होंगे। अगर कैंपस 500 बच्चों का होगा तो उसका किराया कम होगा, उसके खर्चे कम होंगे। आ रही है बात समझ में? तो बात पहले क्या है, गौर से सुनो। हम क्योंकि हम फिजिकली ना, हम इतना कॉस्ट 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 पे काम कर चुके होते हैं कि हम तंग आ जाते हैं यार। रेवेन्यू को तो सोचते ही नहीं हम कभी। असल जो सारी कहानी है वो स्टार्ट कहाँ से होती है? सबसे पहले गौर से मेरी बात को सुने। सबसे पहले आपका कोर्स भी आपको ये कह रहा है कि फोरकास्ट करके दिखाओ। सबसे पहले बजट बना के दिखाओ। कौन सा बजट बना के दिखाएंगे सर? हम सेल्स का बजट, जिसको हम रेवेन्यू बजट भी कह सकते हैं। नंबर टू, दूसरा बजट हमें कौन सा बनाना है? कॉस्ट ऑफ सेल्स में ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री किसी बजट का पार्ट नहीं होती है, वो तो फिजिकल काउंट से आती है ना आपकी। यूजुअली हम यूं एक्सपेक्ट करेंगे कि इतनी इन्वेंट्री होगी। परचेजेस का सर हम दूसरा बजट बनाएंगे, किसका सर? परचेजेस का। जब जब हम सर परचेजेस का बजट बनाने जाएंगे, या हम बजट या बजटरी कंट्रोल क्रिएट करने जाएंगे, तो परचेजेस में हमारे पास दो तरह के बिजनेसेस से डील करना हमारे सामने आ जाएगा। वो कैसे सर? एक बिजनेस होगा सर जो सिर्फ क्या होगा, जो सिर्फ आपका ट्रेडिंग बिजनेस होगा। उसका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं है, वो मैन्युफैक्चर करता ही नहीं है गुड्स को। ट्रेडिंग बिजनेस का काम ये होता है कि वो जब भी कोई चीज़ खरीदता है उसके बाद उसे फौरन वो क्या कर देता है? बेच देता है। दूसरा बिजनेस कौन सा होता है सर? दूसरा बिजनेस होता है सर आपके पास, जिसका नाम मैंने यहाँ के में रखा सर, दूसरा बिजनेस आपके पास होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। सर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का ये काम होता है, मैंने यहाँ के मेंशन किया, बल्कि मैं सही से लिखूं, थोड़ा पेपर नया मैंने ग्लास कवर चढ़ाया है तो लिखने में थोड़ी सी दिक्कत दे रहा है वो। सर मैंने लिखा दूसरा बिजनेस सर मेरे पास कौन सा होता है? दूसरा बिजनेस होता है सर मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अब मेरा सवाल ये है आपसे, सर अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात करूंगा तो क्या आइडियल होगा? सर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के आते ही सबसे पहले आपको किसके बारे में सोचना पड़ेगा? आपको सोचना पड़ेगा सर किसके बारे में? प्रोडक्शन के। जितना प्रोड्यूस करना है उसी हिसाब से आप क्या करेंगे? उसी हिसाब से आप सर क्या करेंगे? उसी हिसाब से आप परचेस करेंगे। आ रही है बात समझ में? तो इसका मतलब है परचेज बजट के अंदर, जब हम परचेज बजट में आए तो हमें पता लगा ट्रेडिंग बिजनेस तो सिर्फ परचेज बजट बनाता होगा। मैंने लिखा क्या सर? ट्रेडिंग बिजनेस सिर्फ क्या बनाता होगा? परचेज बजट। लेकिन एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस दो तरह के बजट्स बनाता होगा। पहले वो क्या बनाता होगा? प्रोडक्शन बजट। उसके बाद वो क्या बनाता होगा? उसके बाद वो बनाता होगा सर परचेज बजट। डन? लिख लें। करीब डन? अलीना, थम्स अप। जी सर। अब काम की बात सुने। इन तीन इंपॉर्टेंट बजट्स को बनाने के बाद हम अगर अपनी इनकम स्टेटमेंट को गौर से देखते हैं, तो इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए होती है वो क्या होती है? सेल्स। दूसरी फोरकास्टिंग हमें, फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स चाहिए होगी, तो ये भी किस में चला गया सर? इनकम स्टेटमेंट के अंदर। फिर सर अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी, जैसे फर्ज करें एक और बजट आपके कोर्स में उन्होंने रखा है जिसका नाम है सर लेबर बजट।
जिसको हम डायरेक्ट बजट भी कह सकते हैं या जिसको हम लेबर बजट भी बोल सकते हैं। तो सर ये चीज भी इंपॉर्टेंट है कि हमें लेबर बजट बनाना आना चाहिए। फिर उसके बाद सर अगर हम आवर्स इंक्लूड होंगे, रेट इंक्लूड होगा, कॉस्ट आएगी उनकी कि हमें लेबर को कितनी कॉस्ट किस किस टाइम पे करनी है, किस प्रोडक्शन के लिए। एक्चुअली प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा लेबर। अगर प्रोडक्शन नहीं होगी तो लेबर भी नहीं होगा। ट्रेडिंग बिजनेस का तो लेबर वो होता है ना जो कि फिक्स रेट पे होता है, आपका मंथली आप पैसे देते हैं। प्रोडक्शन वाले को आप पीस बाय पीस, रेट बाय रेट इस तरह देते हैं। ये अलग हो गया। फिर सर आगे बढ़ते हैं सर। थर्ड के बाद आपके पास क्या आएगा? फिर आएगा आपके पास फोर्थ। फोर पे आ जाते हैं सर। फोर पे आते हैं तो सर मैंने यहाँ के लिखा सर आपके पास अकाउंट्स का अकाउंट्स रिसीवेबल बजट आ जाएगा। ये एक और बजट है जो सर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। हमें ये पता होना चाहिए हमें अपने क्रेडिट कस्टमर से कितने पैसे कब कब लेने हैं। पांचवा बजट सर हमारे पास कौन सा आ सकता है कोर्स के अंदर सर, जो हमें इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए पढ़ना, या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पढ़ना सर? वो होता है हमारे लिए अकाउंट्स का कौन सा? अकाउंट्स पेबल बजट। ये भी बजट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये भी हमें सर चाहिए होता है। फिर इंपॉर्टेंट बात सर, ये दो बजट्स क्या हो गए सर? अगर मैं इन दोनों के सामने लिखूं तो याद है ना आपको, एक आप क्या बनाते थे? एक आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बनाते हैं SLCA, एक आप बनाते हैं सर PLCA। ये इनसे रिलेटेड है। जैसे सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट होता है वैसे रिसीवेबल का बजट बनेगा, जैसे परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट होता है वैसे अकाउंट्स पेबल का बजट बनेगा। सही हो गया। फिर उसके बाद सर आपके पास छठा बजट। छठा बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिक्स वन इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। वो बजट आपके सामने आएगा सर, उसका नाम है सर कैश बजट। कैश बजट तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम हम आसान लफ्जों में कह सकते हैं कैश फोरकास्टिंग। बिजनेस बगैर कैश की फोरकास्टिंग के सही नहीं चल सकता। तो कैश फोरकास्टिंग इज इंपॉर्टेंट सर। बेसिकली ये किस चीज से रिलेटेड है? बहुत आसान से लफ्ज में बोलूं तो ये आपके लिए रिसिट एंड पेमेंट से रिलेटेड है। सेवन आ जाए सर। लास्ट बजट आपके पास आएगा जिसका नाम होता है सर हमारे पास मास्टर बजट। मास्टर बजट सर आपका दो हिस्सों में कनेक्टेड है। एस्टिमेटेड इनकम स्टेटमेंट, सब एस्टिमेशन ही है, इनकम स्टेटमेंट को कभी असली मत समझिएगा। एस्टिमेटेड इनकम स्टेटमेंट और एस्टिमेटेड क्या? SOFP, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इन पे सर ये डिपेंडेंट है। तो ये आपके लिए बजटिंग का एक सामने ना मैंने पूरा एक मॉडल बना दिया कि भाई हमें ये पढ़ना है। अब एक कमाल की बात सुनेंगे, मैं आपको ऐसे ही एक रोक के एक छोटी सी एक खूबसूरत बात बताऊं। प्रैक्टिकली पहले क्या होगा? पहले सेल्स होगी। सेल्स सबसे आखिर में होगी। प्रोडक्शन क्या सबसे पहले होगी? यस। फिर क्या होगा? परचेज। नहीं, पहले क्या होगा? परचेज। फिर क्या होगा? प्रोडक्शन, है ना? कुछ ऐसा होना चाहिए। मटेरियल परचेज करूंगा तो प्रोड्यूस करूंगा। हाँ तो लेकिन मसला ये कि प्रैक्टिकली ये जरा थोड़ा ऑपोजिट है। मतलब हम जो दुनिया में असल करते हैं हम सबसे आखिर में सेल करते हैं और उसके बाद पैसे कलेक्ट करते हैं। यहाँ ऐसा रूल नहीं है कोई, लेकिन ये कि इनकी बेसिस को सीखने के लिए ये लॉजिक आपको पता होनी चाहिए कि यार असल में एक्चुअली क्या होता है और फिर बजट में हम सबसे पहले क्या चीज बनाते हैं। हर बजट की ऑलमोस्ट बेस लाइन एक इंपॉर्टेंट वर्ड से जुड़ी हुई है, जिसका नाम ना बिजनेस स्टडीज में या बिजनेस में आप पढ़ते हैं सेल्स फोरकास्टिंग। शायद आपने ओ लेवल्स में भी पढ़ी हो। एक सेल फोरकास्टिंग होती है सर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। जब तक आप सेल्स को सही फोरकास्ट नहीं कर सकते, यानी बहुत आसान से लफ्ज में हमजा मैं एक बात बोलूं, जब तक आप अपनी डिमांड को नहीं एस्टिमेट कर सकते सही से, तब तक आप अपनी सप्लाई लाइन कैसे क्रिएट करेंगे? आ रही है बात समझ में? आपको पता होना चाहिए आपकी डिमांड क्या है। आ रही है बात समझ में? तो बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट टूल टू मेक अ बजट इज एक्चुअली सेल्स फोरकास्टिंग, राइट? ये इंपॉर्टेंट होता है सर, ये लिख लें। क्या गलत बजट बनाने से बिजनेस के फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे? डन।
अब मैं आपके सामने, अच्छा एक आपको गुड न्यूज़ दूं, सेल्स बजट आपके पूरे कोर्स में एक दफा भी क्वेश्चन में पास पेपर्स के नहीं पूछा गया। एक दफा भी सेल्स बजट नहीं है। सेल्स का बजट या सेल्स का डाटा गिवन होता है, हमें उस डाटा से आगे फिर बजट्स बनाने होते हैं। सेल्स तो बेस लाइन है ना, सेल्स ही नहीं होगी तो फिर हम बाकी काम क्या करेंगे। लेकिन हम अपनी प्रैक्टिस के लिए अपनी पहली क्लास में सिर्फ सेल्स बजट को कंप्लीट करने जा रहे हैं, सही है। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन जो है उसे ड्रॉप कर रहा हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए लाइक पॉज करूंगा रिकॉर्डिंग को, और उसके बाद फिर मैं दोबारा से स्टार्ट करूंगा। जब तक आपने करना ये है कि आपने एक क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूँ, आपने एक क्वेश्चन कॉपी कर लेना। उसके बाद मैं आपको एक काम की बात बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको जब भी क्वेश्चन दूंगा क्लास में, पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिया करूंगा, आप उसे कॉपी किया करेंगे और उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे। हेडिंग डाल दें सर सेल्स बजट। मैं यार रिकॉर्डिंग थोड़ी देर के लिए पॉज कर रहा हूँ, और वैसे नहीं भी बोलता तो पॉज हो जाती सर ये। आपने जब तक इसको कॉपी कर लेना है, मैं इसको स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करूंगा, जब तक आप इसे कॉपी कर लीजिए। चले, ये पोर्शन भी अब कॉपी कर लें। डन जनाब, ये सब इसका कॉपी कर लीजिए, देन विल स्टार्ट। हम इसे स्टार्ट कर देंगे फिर इसे सॉल्व करना। अच्छा जी, अब देखें, अब आपका काम देखें सेल्स बजट में क्या है। यहाँ देखो, हम जरा मेरी बात सुनो सर, हम एक सेल्स बजट बनाने जा रहे हैं जनवरी से लेके जनवरी फेब मार्च अप्रैल का 4 मंथ्स का, जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है। और मैंने सर यहाँ के मेंशन किया मैं एक सेल्स बजट ड्रॉ करने जा रहा हूँ। अच्छा, अब पहले तो सबसे पहले मेरी एक बात सुने। सेल्स बजट एक ऐसा वाहिद बजट होता है जिसमें आप टाइम को, मंथ्स को रॉ वाइज रखते हैं। इसके अलावा जितने भी बजट्स बनाएंगे ना, यहाँ सुनो सर, हम हमेशा जनवरी फेब मार्च अप्रैल इस तरह रखेंगे। लेकिन ये वाहिद बजट है, ये वाहिद बजट है जिसमें हम क्या करेंगे सर, जिसमें हम देखें, मैं पहले मुझे ड्रॉ करने दीजिएगा ताकि ऐसा ना हो आप कोई गलती कर दें इसके अंदर। सबसे पहले सर हम आपको ये बात बता रहे हैं कि आपने इसको प्रोडक्ट वाइज डिजाइन करना है, रादर देन आप इसे पीरियड वाइज डिजाइन करें। क्या मतलब होता है सर इसका? इसका मतलब ये होता है कि आप सबसे पहले अपने बजट को डिवाइड करेंगे सर प्रोडक्ट के हिसाब से। अब क्वेश्चन को अगर आप पढ़ें, जो कि मैं भी पढ़ने जा रहा हूँ, क्वेश्चन को आप पढ़ें तो आपको अंदाजा होगा सर इसमें दो प्रोडक्ट्स हैं। एक प्रोडक्ट है आपके पास प्रोडक्ट एक्स, और दूसरी प्रोडक्ट है आपके पास सर, दूसरी प्रोडक्ट का नाम मैंने यहाँ रखा प्रोडक्ट वाई। और लास्ट वाला जो इसका कॉलम होगा उसका नाम आप क्या रखेंगे सर? टोटल। फिर एक और इंपॉर्टेंट बात, फिर आप सर इसके अंदर जो मंथ्स है ना वो इस तरह रखेंगे, जनवरी, यानी मैं यहाँ लिखूँ सर आके आपके पास सबसे पहले जो मंथ आएगा वो आएगा आपके पास सर जनवरी। फिर आपके पास क्या आएगा? फिर आपके पास आएगा सर फेब। देन आपके पास क्या आएगा सर? फिर आएगा मार्च। फिर आपके पास क्या आएगा? लास्ट मंथ आएगा आपके पास कौन सा? अप्रैल। तो अगर मैं इनको यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ तो सर आप गौर से देख रहे हैं कि सर हर मंथ रॉ वाइज यहाँ पे आ रहा है सॉल्व होने के लिए। तो मैंने इनको रॉ वाइज ही यहाँ पे मेंशन किया है या रखा है। तो मैंने यहाँ तक आगे सर इनको यहाँ पे मेंशन कर लिया। अब सर जरा गौर से सुनिएगा, जब हमने प्रोडक्ट की बात की है तो प्रोडक्ट के अंदर दो चीजें होती हैं। एक होता है सर उसकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट, एक क्या चीज होती है सर उसकी, एक चीज होती है सर उसकी क्या? क्वांटिटी। तो उसके बाद आपको क्या पड़ेगा सर? उसके बाद आपको यहाँ पर आके आप लिखेंगे क्या आएगा आपके पास? अमाउंट। फिर आपके पास क्या आएगा? फिर आएगा आपके पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट। फिर आपके पास यहाँ क्या आएगा? फिर आपके पास यहाँ आएगा क्वांटिटी। फिर आपके पास सबसे लास्ट में क्या आएगा? सबसे लास्ट में आपके पास आएगा क्या सर? अमाउंट या रेवेन्यू जिसको हम कहते हैं। और ये जो टोटल है, ये टोटल क्या बन जाएगा इवेंचुअली? ये टोटल आपका उस महीने का क्या बन जाएगा? रेवेन्यू। तो ये चीजें आपको इसमें रिक्वायर्ड है। अच्छा, मैं इस टेबल को बनाते बनाते साथ साथ आपको ये भी बताऊं कि सर ये कोई इसका स्पेसिफिक फॉर्मेट है नहीं, ये हमने अपनी तरफ से बनाया है। आपको बहुत सारे बजट्स मिल जाएंगे, गूगल करेंगे आप, उनके अपने अपने छोटे मोटे आपको फॉर्मेट मिल जाएंगे। ये क्यों ऐसा है? वैसे तो एक बात बताऊं सर, सेल्स का बजट है ना यार, दुनिया में कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो 300 प्रोडक्ट बनाती हैं, कुछ ऐसी हैं जो एक प्रोडक्ट बनाती है, तो ये तो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। सेल्स बजट बनाने के लिए पास पेपर में हार्डली कोई एक क्वेश्चन है, मेरी बात समझ में। हम सिर्फ ये बजट अपनी प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं। सर ड्रॉ कर लीजिए, बस मैं स्टार्ट करूंगा।
तेज तेज ड्रॉ कीजिए, ये बड़ा आसान सा बजट है, आप आराम से खुद भी बना लेंगे अगर आपको इसका फॉर्मेट एक बार पता हो तो। डन, स्टार्ट करें। अब सुनिए सर, मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ और यहाँ पे डाटा फिलअप करता हूँ। सर यहाँ जाते हैं सर, क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा MM सेल्स टू प्रोडक्ट X and Y. MM सेल्स टीम हैज forecasted that sales at 600 units a month for product X and product Y for 500 units a month for the first 2 months of the year 2001. However, in March in 2001, it is estimated that the monthly demand for X will fall by 5%, whereas the monthly demand for Y was expected to rise by 20%. सर क्वेश्चन में लिखा है इट इज एस्टिमेटेड दैट द मंथली डिमांड फॉर एक्स विल फॉल बाय 5%, 5% उसकी फॉल कर जाएगी, और वाई की जो डिमांड है वो 20% इंक्रीज कर जाएगी। उसके बाद सर नो फर्दर चेंजेस इज एक्सपेक्टेड इन अप्रैल। तो इसका मतलब है सर ये हमें कुछ बता रहा है, आप दोबारा से एक बार देख लें। 600 यूनिट आपने एक्स के बेचने और 500 यूनिट आपने वाई के बेचने फॉर द फर्स्ट 2 मंथ्स। तो इसका मतलब है सर अगर मैं इसको यहाँ पे लाके फिक्स करूं तो मैं ये कह सकता हूँ क्वांटिटी वाले बॉक्स के अंदर मैं कह सकता हूँ एक्स के मैंने शुरू में कितने यूनिट्स बेचने हैं, 600, और उसकी डिमांड में बाद में क्या हो जाएगा, इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज। सर इसकी डिमांड में डिक्रीज आ जाएगा, तो इसका मतलब है एक्स के लिए मैं ये कैलकुलेशन यूं लिख सकता हूं कि 600 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा कितने परसेंट से सर, 95% के साथ। तो सर आंसर इसका कितना बच जाएगा, इसका आंसर बच जाएगा 570। तो मैंने ये कहा कि नेक्स्ट 2 मंथ्स में सर ये कितने से डिमांड जो है मेरी फॉल कर जाएगी, 30 यूनिट से फॉल कर जाएगी। तो मैंने यहाँ ये लिख दिया। वाई के लिए वो ये कह रहा है फर्स्ट 2 मंथ्स में आप 500 जो है वो सेल करेंगे, मगर उसके बाद वो आपसे कह रहा है वाई के लिए आप 500 फर्स्ट 2 मंथ में सेल करके नेक्स्ट 2 मंथ्स में उसमें 20% का इंक्रीज ले आएंगे। तो 500 का 120% निकालेंगे तो सर क्या आ जाएगा आपके पास, 600। तो सर ये वैल्यू मुझे यहां पे लिखनी पड़ेगी आके 600, क्योंकि अब मेरा 20% का इंक्रीज आ गया उसमें। क्वेश्चन है ये नहीं कहा कि 20% फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, क्वेश्चन ये कहता है प्रीवियस ईयर, तो मैं एक और दफा 120% लगाता है इसको। मेरी बात समझ आ रही है सर? मैंने यहां तक तो क्या बात कर ली, यहां तक मैंने इसकी क्वांटिटी को फिक्स कर लिया। अब आते हैं सर प्राइस की तरफ। क्वेश्चन में इसने डिवाइड इस तरह किया हुआ है। However, in March 2001, it is estimated that the monthly demand for X will fall by 5%, whereas the monthly demand for Y is expected to rise by 20%. No further changes was expected in April. At present, product X is sold for $20, $20 a unit, currently इतने की बिकती है, whereas selling price of Y is $12। अब पढ़ो हमजा क्या लिखा है, आगे बढ़ के सालों में चेंज आया, महीनों में चेंज आया, फौरन चेंज आ रहा है। इन जनवरी द सेल्स प्राइस ऑफ एक्स इज एक्सपेक्टेड टू राइज बाय 5%, 5% से सर मेरी जो एक्स की प्राइस है वो बढ़ जाएगी, तो 105% हो जाएगी। एक्स की प्राइस कितनी है अभी मेरी सर, एक्स की प्राइस है सर मेरे पास कितनी, 20। आगे लिखा हुआ है $2 and by $2 in March, whereas in Feb the sales price of Y is expected to fall by 15%। Y की प्राइस में 15% का फॉल आ जाएगा, मगर फेब में। आ रही है बात समझ में? पहले तो बात करते हैं एक्स की। एक्स की प्राइस जनवरी में कितनी है सर, 20, मगर वो 20 में ही कितने से बढ़ जाएगी, 20 में ही सर वो 5% से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है सर कितनी प्राइस है, दोबारा से बोलिएगा, एक्स की प्राइस बोलिएगा कितनी है, 20। 20 को मैं मल्टीप्लाई कैसे कर दूंगा, 105% से। ये डॉलर में अमाउंट है सर, अमाउंट बताइए कितना आ गया, 21। कब तक रहेगी ऐसी, जनवरी में भी ऐसा ही रहेगा और फेब में भी ऐसा ही रहेगा। मार्च से ये $2 और इंक्रीज कर जाएगा। तो इसका मतलब है सर पहले महीने में ये 21, दूसरे महीने में ये 21, जनवरी फेब में 21, फिर इसका अमाउंट कितना हो जाएगा 23, फिर अमाउंट कितना हो जाएगा सर 23। सही हो गया ये। वाई पे आ जाते हैं। वाई की जो फर्स्ट मंथ की सेलिंग प्राइस है उसकी बात करते हैं। वाई की सेलिंग प्राइस है आपके पास 12, उसके बाद एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप कि वाई के अंदर 15% का फॉल आने जा रहा है, तो 85% हो जाएगी प्राइस। मैंने यहाँ लिखा सर वाई की प्राइस की बात करें तो इस वक्त कितनी प्राइस है सर, वो $12, और उसमें सर अब वो आप 85% पे उसको ले आएंगे। 85% पे ले आएंगे तो सर 10 पॉइंट क्या आंसर आ जाएगा, $2। तो सर जवाब दीजिए पहले महीने में वो क्या रहेगा, पहले महीने में रहेगा सर वो 12, फिर वो कितना हो जाएगा 10.2,
फिर कितना हो जाएगा सर 10.2, फिर हो जाएगा सर आपके पास 10.2। सर यहाँ से इसमें ये चेंज आ जाएगा। सर ये मैंने नीचे इसके डाउन पे एक कैलकुलेशन भी आपके सामने रख के कर दी है सर, जरा इनका आप टोटल निकालना शुरू करें। टोटल मुझे बताते जाइएगा। पहले वाले का आंसर आ रहा है सर 12,600। सेकंड का आंसर बताइएगा सर 13,000। मार्च का 12,600, 13,110। नेक्स्ट का आंसर सर बताइएगा, क्या आंसर है? वेरी गुड, 13,110। सर 12 को 500 से मल्टीप्लाई करें, आई थिंक 6,000 आंसर आएगा। 10.2 को 500 से मल्टीप्लाई करें सर, आंसर 5,100 आएगा। 600 को 10.2 से मल्टीप्लाई करें, 6120। 10.2 मल्टीप्लाई बाय 600 करें, 6120। प्लस करें सर इन दोनों चीजों को, 18,600, 17,700, 18,330। दोबारा बोलें, 18,230। नेक्स्ट वैल्यू इज 19,230, 220, 19,220। नेक्स्ट वैल्यू 19,220 ही होगी। 30 होगी सर। 19,230, 19,230 यहाँ पे वैल्यू आएगी 19,230। सर ये बन गया आपका 4 महीनों का सेल्स का बजट। अब जो हम काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, अब सुने, मैं आपको क्वेश्चन भेज रहा हूँ, आप एक पेज पे क्वेश्चन कॉपी करेंगे, पूरा पेज लगेगा आपको क्वेश्चन कॉपी करने में, उसके अगले पेज पर हम उसकी वर्किंग करेंगे सॉल्व। आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपने हाफ पेज पे कॉपी किया हो तो आप नीचे का स्पेस छोड़ दीजिएगा, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हाफ पेज में ये कंप्लीट, ये हो गया कंप्लीट, अगले नहीं कंप्लीट होंगे। तो आपको मैं 3 क्वेश्चंस भेज रहा हूँ, आपने क्वेश्चन कॉपी करना है, उसका अगला पेज छोड़ देना है, फिर एक क्वेश्चन कॉपी करना है, फिर एक पेज छोड़ देना है, एक एक पेज छोड़ के आपने क्वेश्चन कॉपी करना है। मैं आपकी क्लास ओवर होगी जब मेरी आज 7 o'clock, तो मैं आपको ये 3 क्वेश्चन सेंड कर दूंगा। हम कल की क्लास से जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो प्रोडक्शन से स्टार्ट लेंगे, ठीक है, ताकि हमारा कॉपी करने वाला टाइम ना जाया हो। ठीक है, रीड कॉपी कर लेना भाई क्वेश्चन सब लोग, अलीना सब लोग क्वेश्चन कॉपी कर लेना कशफ। बस नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, यहाँ से हमारी बजटिंग स्टार्ट हो गई है। अल्लाह हाफिज़।